देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हमारे खास कार्यक्रम देश की हकीकत में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी के बारे में, जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वर्तमान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और जहां पर कांग्रेस पार्टी के पास यदि हालिया वक्त की बात की जाए तो महज एक रायबरेली सीट है, जो कि गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है और सोनिया गांधी वहां से लोकसभा सांसद है। लेकिन आने वाले वक्त में सोनिया गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी वहां से उनको राज्यसभा भेजने वाली है और जिस तरीके से तमाम तैयारियां चल रही हैं उसके आधार पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में क्या अब गांधी परिवार फिर से अपनी परंपरागत सीटों पर विचार करने वाला है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी से कैबिनेट मंत्री वर्तमान में जो है स्मृति ईरानी, उन्होंने करारी शिकस्त दी थी। तो यहाँ पर राहुल गांधी रायबरेली भी जाएंगे, अमेठी भी जाएंगे और इसके साथ साथ 1000 किलोमीटर लंबी चलने वाली इस यात्रा में 20 जिलों से होकर वो गुजरने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की सेहत को कितना सुधार पाएंगे राहुल गांधी, इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद है। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमन जी, जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की स्थिति को बेहतर करने के लिए विचार कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर वो पहुंच चुके हैं। 20 सीटें आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती 2 परंपरागत सीटों को बचाने की, अमेठी और रायबरेली, किस तरीके का इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं और देखिए न्याय यात्रा के जरिए जिस तरह से वो इम्फाल से चले हैं, उसके बाद जो नागालैंड और असम होते हुए वेस्ट बंगाल और बिहार और झारखंड होते हुए वो यूपी पहुंचे। तो ऐसे में देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार उनके नाम की चर्चा मीडिया में जरूर है और ये बात कहने की राहुल गांधी अच्छे से समझ पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो दिनेश की जिस तरह से पार्ट 1 की हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा की, उस समय भी राहुल गांधी की जो यात्रा थी उससे काफी हद तक कांग्रेस पार्टी को जो है फायदा पहुंचा था, क्योंकि कर्नाटक उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश दोनों जगह पर सरकार उनकी रही थी। अगर उसके बाद भी हम बात करें तो तेलंगाना में सरकार उनकी बनती है, तो इम्पैक्ट तो रहा है। और देखिए वोटों का आंकड़ा अगर आप देखें तो बीजेपी को जहां 4 करोड़ 80 लाख के आसपास वोट मिले इन चुनावों में और वहीं कांग्रेस पार्टी को 4 करोड़ 90 लाख मिले, तो इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। लेकिन हाँ, क्या ये जो वोट है ये उनकी जीत में जो योगदान दे पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए अगर अभी के तुरंत मुद्दों की बात की जाए तो यूपी में लगभग कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है उतनी मजबूत नहीं कही जाती है। आपने सही जिक्र किया, अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मजबूत है। लेकिन जिस तरह से 19 में अमेठी में स्मृति ईरानी की चुनाव जीत जाती है, राहुल गांधी वह चुनाव हार जाते हैं। हालांकि वो 2 जगह चुनाव लड़ते हैं, वायनाड से उनको जो है जीत मिलती है। लेकिन क्या इस बार जिस तरह से रायबरेली छोड़कर जो सोनिया गांधी राज्यसभा से सिलेक्ट होने के लिए जो है राजस्थान पहुंची, तो जो महत्वपूर्ण जो सीट रही इनकी, क्या यहाँ से प्रत्याशी कोई जो है नया चेहरा निकल कर आएगा या फिर प्रियंका गांधी अपनी मां की सीट को आगे जो है संभाल कर आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दिनेश जी की, अगर राहुल गांधी की जो यात्रा है तकरीबन 1000 किलोमीटर का जो सफर है, अगर इसमें वो कह सकते हैं कि लोगों के दिलों तक पहुंच पाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है जरूर बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम हो सकती है। क्योंकि उनकी जो कह सकते हैं गठबंधन है वो सपा के साथ में, और अगर ऐसे में बसपा भी उनके साथ आ जाती है तो आप ये मानकर चलिए कि यूपी की जो राजनीति है उसमें बीजेपी के लिए जिस तरह की कंफर्टेबल स्थिति लग रही है उसमें काफी हद तक उनको नुकसान हो सकता है। मेरा सवाल जो उसका जवाब आपने कहीं ना कहीं पहले ही दे दिया। मैं बसपा पर आने वाला था। समर्थन मांगा गया कांग्रेस पार्टी से। यात्रा के दौरान क्या बसपा समर्थन करेगी? क्योंकि पिछले 2 चुनाव हमने देखे, 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद विशेष तौर पर यदि देखें तो 2022 के विधानसभा के चुनाव, यहाँ पर मायावती जो है बिल्कुल यूपी की राजनीति से नादारद नजर आती है। क्या बसपा यहाँ पर इंडिया गठबंधन का, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन करती दिखाई दे रही है? दिनेश जी, बिल्कुल आपकी बात महत्वपूर्ण है और इस बात को मैं जरूर आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए अगर मायावती की आप बात कर रहे हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा कि 2007 की अगर आप बात करें तो वहां पर पूरी मेजोरिटी से बसपा सरकार बनाती है और यही कॉन्फिडेंस को रहता है कि अब हमारा जो इम्पैक्ट है, या कहा जाए कि हमारा जो काम है जो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, वो हमें 2014 के भी लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कराता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको याद होगा कि 2014 में मायावती को एक भी सीट लोकसभा की नहीं मिलती है। 19 में वो फिर जो है कह सकते हैं चुनाव में आती है, लेकिन उस समय उनका गठबंधन सपा के साथ होता है, वहां पर 15 सीटें उनको मिलती हुई नजर
आती है, यानी कि दोनों गठबंधन की बात करें 10 सीटें बसपा को और 5 सीटें सपा को मिलती है। ऐसे में 2022 में उनका जो कह सकते हैं कि जिस तरह सपा और बसपा का जो अलगाव हुआ, 2022 में फिर विधानसभा चुनाव हुए और यहाँ पर भी मायावती ने कहा कि नहीं, मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। और आपने हशर देखा कि उनके पास महज एक सीट निकलकर सामने आती है, जो ये बताती है कि अकेले दम पे अब मायावती की वो ताकत रही नहीं जो पहले हुआ करती थी। क्योंकि 2014 के बाद से दिनेश, अगर आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी जिस तरह से उसका कद मजबूत हुआ है यूपी के अंदर, उसने कहीं ना कहीं बसपा का वोट बैंक पूरी तरह से कह सकते हैं कि आधा कर दिया है। और यहाँ पर जो दलित उनका वोट बैंक है वो तो लगभग उनके साथ है, लेकिन बाकी जो कॉम्बिनेशन के साथ वो चलती थी, तमाम जो समुदायों को मिलाकर चलती थी, वो वोट बैंक उनसे खिसक कर बीजेपी के साथ जाकर मिल गया। तो ऐसे में अगर वो सपा के साथ आती, जो कि देखिए अगर हम आंकड़ों की भी बात करें दिनेश जी, तो लगता है कि आई थिंक 22% के आसपास जो दलित वोट बैंक है यूपी के अंदर, यहाँ पे अगर 20 या 18-20% भी अगर मायावती को मिलता है, और इतना ही परसेंट अगर हम जो अखिलेश यादव को जो देखा जाए कि उनको भी तकरीबन 20-22% वोट मिलता रहा है, तो दोनों का ही अगर आप जो जोड़ दें तो यहाँ पे 40-42% आसपास बनता है। और कांग्रेस पार्टी के पास भी 5.5% के वोट लगभग वोट है यूपी में। तो ये आप दोनों का अगर जोड़ दें, तीनों का अगर जोड़ दें, तो ये लगभग 46-47% के आसपास बनता है दिनेश जी। और ये बताता है कि यहाँ पर बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं परेशानी वाली हो जाएंगी, क्योंकि अब तक बीजेपी कंफर्टेबल तरीके से एक तरफा चुनाव जीतती रही है, क्योंकि अलग अलग मिलकर चुनाव, अलग अलग जो कह सकते हैं पार्टियां जो चुनाव लड़ी हैं, और अगर इस बार मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ये मानकर चलिए कि 2024 में बीजेपी को भारी नुकसान यूपी में हो सकता है। लेकिन जिस तरह की मायावती की इस समय सोच दिखाई पड़ रही है, वो ये नजर आता है कि वो अलग रहना चाहती है, लेकिन जिस तरह से उनको दावत दी गई है कि भाई आप भी आइए, रैली को समर्थन आप करिए और साथ में हमारे चलिए, तो हो सकता है कि मायावती भी आने वाले दिनों में जो अपना उनका जो बयानबाजियां थी उसको बदलती हुई नजर आए, और जो इरादा उनका है उसको भी बदले, क्योंकि उनको भी पता है कि अकेले दम पर अगर वो चली तो 2022 की तरह ही उनको एक बार फिर जो है बहुत महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर नहीं मिलेगी, और जो लोकसभा सीट का लगातार वो दावा करती रही है वो उनके हिस्से में नहीं आएंगी। अमन जी, आखिरी छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्रियंका गांधी के संदर्भ से। यदि रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो प्रियंका गांधी का आगे का राजनीतिक भविष्य किस तरीके से देखते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि सोनिया गांधी जो है अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कारणों के चलते लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने महत्वपूर्ण बात उठाई, क्योंकि प्रियंका गांधी अब से अगर 4-5 साल पहले तक देखें तो राजनीतिक तौर पर उतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन अभी वो कांग्रेस की महासचिव भी हैं और चुनाव लड़ने की लगातार बात भी हो रही है। आपने देखा कि हिमाचल में उन्होंने कमान संभाली, वहाँ कांग्रेस पार्टी जीती है, कर्नाटक में वो कहीं ना कहीं जोर शोर से वहाँ प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई, वहां पर कांग्रेस पार्टी जीती है। तो लोग जो ये बात कहते रहे कि अगर प्रियंका गांधी को आगे किया जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए वो एक नई कह सकते हैं ऊर्जा के तौर पर सामने आएंगे, और ऐसे में उनका जो लगातार चुनाव लड़ने की बात चले, क्योंकि आपको याद होगा कि वाराणसी से भी उनके चुनाव लड़ने की बात चल रही थी कि मोदी के मुकाबले प्रियंका गांधी को खड़ा किया जाए, ओवैसी समेत और तमाम सारे लोग ये बात कहते रहे हैं। और जो अभी प्रमोद कृष्णम जो अभी फिलहाल कह सकते हैं उनको निलंबित किया गया है, वो भी ये बात कहते रहे कि मोदी के मुकाबले प्रियंका गांधी को जो चुनाव लड़ाया जाए। इसी तरह से अगर रायबरेली सीट की आप बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ती हैं तो एक तो उनकी जिस तरह की विरासत रही है उसका उनको फायदा मिलेगा, और साथ में अपनी माँ की परंपरा को भी वो आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी, और साथ में जिस तरह लोकसभा अगर वो जीतती हैं तो संसद में अगर वो पहुंचती है तो एक बुलंद आवाज के साथ में वो पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर सकती है। तो कई महत्वपूर्ण जो है कार्य उनके जिम्मे आ सकते हैं, और लगातार कांग्रेस पार्टी को यहाँ से मजबूत कर सकती है। क्योंकि देखिए अगर आपको लोकसभा में कह सकते हैं केंद्र की जो सरकार में आना है, यानी कि अगर आपको लोकसभा में अपनी सीटें बढ़ानी है, तो यहाँ पर यूपी सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जगह है, जहां से आप 10, 15, 20 सीटें भी निकालते हैं तो आपके लिए बेहतर स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर आप वही इक्का दुक्का सीटों पर रहेंगे तो आपके लिए स्थिति बहुत कह सकते हैं कि सामान्य नहीं रह सकती। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से अमन जी ने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति का इस वक्त जो आपके सामने वर्णन किया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है और आगामी वक्त में यहाँ पर केंद्र की सत्ता का रास्ता तय किया जा सकता है। फिलहाल प्रियंका गांधी कुछ स्वास्थ्य कारणों के चलते अस्पताल में भर्ती हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी देरी से शामिल होंगी। अब देखना यही है कि आगे आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों मिलकर भाई बहन की ये जोड़ी कितना कमाल कर पाती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश पर। फिलहाल अमन जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।